नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अर्थस्कोप एकेडमी में। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो आज भी भारत की जमीन और समाज पर अपनी छाप छोड़े हुए है। टॉपिक है भारत में औपनिवेशिक संसाधन प्रबंधन, भूमि, वन और लोग। और मैं ये साफ कर दूं कि हमारी ये पूरी चर्चा NCERT कक्षा 8 की किताब के पहले अध्याय पर आधारित है। नमस्कार। और ये विषय बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ नीतियों का बदलाव नहीं था, ये एक पूरी सोच का, एक पूरे नजरिए का बदलाव था। बिल्कुल। तो हमारी पहली स्लाइड इसी बदलाव की नींव रखती है। भारत में औपनिवेशिक संसाधन प्रबंधन। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें भारत का एक नक्शा है जो जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाया गया है। और हमारा मुख्य विचार यही है कि कैसे ब्रिटिश शासन ने भारत के संसाधनों को सामुदायिक संपत्ति से बदलकर राजस्व सृजन और नियंत्रण का एक साधन बना दिया। सर, यहाँ एक सवाल मन में आता है, ये जो सामुदायिक संपत्ति और राजस्व के लिए संसाधनों का उपयोग, इसमें मूल अंतर क्या था? बहुत अच्छा सवाल है। और इसी अंतर को समझने के लिए चलिए अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो हमारी दूसरी स्लाइड का शीर्षक है सामुदायिक जीवन बनाम वाणिज्यिक लाभ। यहां दो तस्वीरें हैं। बाईं ओर आप एक गांव का जीवंत दृश्य देख सकते हैं। नदी है, लोग हैं, खेती हो रही है। यहां संसाधन लोगों की आजीविका, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान का केंद्र थे। हाँ, जीवन इन्हीं के इर्द गिर्द था, ये सिर्फ लकड़ी या पानी नहीं थे। बिल्कुल। और अब दाईं ओर की तस्वीर देखिए। यहां भूमि और जंगल को एक वित्तीय इंजन की तरह दिखाया गया है। ब्लूप्रिंट्स हैं, बांध हैं, लकड़ी के लट्ठे हैं और फाइनेंशियल चार्ट्स। यहां उद्देश्य बस एक था, ज्यादा से ज्यादा राजस्व निकालना, भले ही स्थानीय लोगों पर इसका कितना भी बुरा असर क्यों न पड़े। सही। तो इसका मतलब है कि एक तरफ जिंदगी थी और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ मुनाफा। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ जीवन, दूसरी तरफ मुनाफा। और इस मुनाफे की शुरुआत हुई धरती से। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो है भूमि राजस्व प्रणालियां। इस स्लाइड में भारत के नक्शे पर 3 अलग अलग रंग के क्षेत्र दिखाए गए हैं, जो 3 अलग अलग राजस्व प्रणालियों को दर्शाते हैं। सबसे पहले गुलाबी क्षेत्र को देखते हैं। ये था स्थायी बंदोबस्त, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू किया। स्थायी मतलब परमानेंट? हाँ, परमानेंट। इसमें राजस्व की दर हमेशा के लिए तय कर दी गई। सुनने में अच्छा लगता है, पर सोचिए, चाहे बाढ़ आए, अकाल पड़े, लगान उतना ही देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। इससे जमींदारों और किसानों दोनों पर बहुत भारी बोझ पड़ा। अच्छा, और ये जो नीला क्षेत्र है? ये थी महालवाड़ी प्रणाली। इसे होल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। यहाँ राजस्व की इकाई कोई एक किसान नहीं, बल्कि पूरा महाल गांव होता था। तो ये तो थोड़ा बेहतर लगता है। कागज पर शायद, लेकिन इसमें राजस्व को समय समय पर बदला जाता था, बढ़ाया जाता था। और अगर एक किसान लगान ना दे पाए तो बोझ पूरे गांव पर आ जाता था। ओह, तो एक तरह का सामाजिक दबाव बन जाता था। बिल्कुल। और फिर है पीला क्षेत्र। ये थी रैयतवाड़ी प्रणाली। यहां अंग्रेज सीधे रैयत यानी किसान से लगान वसूलते थे, कोई जमींदार नहीं। लेकिन इसमें भी लगान की दरें बहुत ज्यादा थीं, तो खैर किसान का शोषण हर हाल में हो रहा था। हाँ, पर सवाल यह है कि अंग्रेजों ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रणालियां क्यों लागू की? शायद क्योंकि हर इलाके की अपनी अलग सामाजिक आर्थिक बनावट थी और वे हर जगह से मुनाफा निकालने का सबसे कारगर तरीका ढूंढ रहे थे। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही सोची समझी बिजनेस रणनीति थी। शोषण के लिए भी उन्होंने रिसर्च की थी। चलिए अब जमीन से आगे बढ़ते हैं कि उस पर उगाया क्या जा रहा था। हमारी अगली स्लाइड है कृषि का वाणिज्यीकरण। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप में अफीम और नील जैसी चीजों की मांग बहुत बढ़ गई थी, और कंपनी ने इस मांग को पूरा करने का जिम्मा भारत के किसानों पर डाल दिया। हाँ, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कैसे किसानों को गेहूं और चावल जैसी खाद्य फसलें छोड़कर ये नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसका असर तो बहुत भयानक हुआ होगा। जिस जमीन पर आपके परिवार का खाना उगना है, उस पर आप बाजार के लिए कुछ उगा रहे हैं। ये सीधे सीधे खाद्य सुरक्षा पर हमला था। पेट और मुनाफे की लड़ाई में किसान को हारना ही था। और इस मजबूरी का सबसे क्रूर रूप शायद नील की खेती में देखने को मिला। हाँ, तो चलिए हमारी अगली स्लाइड पर, जो इसी पर है, नील की खेती की दोहरी व्यवस्था। अंग्रेजों ने नील उगाने के लिए 2 सिस्टम बनाए, निज और रैयती। इन दोनों में क्या फर्क था? निज व्यवस्था में बागान मालिक अपनी ही जमीन पर मजदूरों से खेती करवाते थे, लेकिन इसमें उन्हें अच्छी उपजाऊ जमीन और बहुत सारे मजदूर ढूंढने में मुश्किल होती थी। तो उन्होंने दूसरा ज्यादा आसान रास्ता निकाला होगा। आसान और ज्यादा शैतानी, वो थी रैयती प्रणाली। रैयती? हाँ,
इस सिस्टम में किसानों को एडवांस में कुछ कर्ज दिया जाता था और उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था। एक अनुबंध। जी, इस अनुबंध के तहत उन्हें अपनी सबसे अच्छी जमीन के कम से कम 25% हिस्से पर नील उगाना ही पड़ता था। और नील की खेती जमीन को बंजर कर देती थी, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थीं। बिल्कुल। और सबसे बुरी बात ये थी कि नील की कीमत बागान मालिक तय करते थे, जो बाजार से बहुत कम होती थी। तो किसान अपना कर्ज भी नहीं चुका पाता होगा। कभी नहीं। वो कर्ज के एक ऐसे दुष्चक्र में फंस जाता था जो कभी खत्म नहीं होता था। ये कानूनी गुलामी थी। जब शोषण इतना बढ़ जाएगा तो लोग चुप तो नहीं बैठेंगे। नहीं बैठेंगे। और यही हमारी अगली स्लाइड दिखाती है, नील विद्रोह, शोषण का प्रतिरोध। मार्च 1859 में बंगाल में हजारों रैयतों ने नील उगाने से साफ इनकार कर दिया। विद्रोह कर दिया। हाँ, उन्होंने बागान मालिकों पर हमला किया, उनके कारखानों को तोड़ा, तलवारें, भालें, तीर कमान जो मिला उससे लड़े। ये तो एक बहुत बड़ा और संगठित प्रतिरोध लगता है। ये औपनिवेशिक कृषि नीतियों के खिलाफ पहला बड़ा और शक्तिशाली प्रतिरोध था। और इस विद्रोह की गूंज आगे भी सुनाई दी होगी। जरूर। दशकों बाद 1917 में महात्मा गांधी का जो पहला बड़ा आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह, वो भी तो इन्हीं नील बागान मालिकों के खिलाफ था। बिल्कुल, ये उसी संघर्ष की एक अगली कड़ी थी। तो ये तो हुई खेतों की कहानी। अब चलते हैं जंगलों की तरफ। एक और महत्वपूर्ण संसाधन। हाँ, हमारी अगली 7वीं स्लाइड है, वन संसाधन, आवास से इमारती लकड़ी तक। इस स्लाइड में दिखाया गया है कि कैसे जो जंगल सदियों से लोगों का घर थे, वो अचानक वाणिज्यिक संपत्ति बन गए। मतलब कमर्शियल एसेट। हाँ, अंग्रेजों को अपनी रॉयल नेवी के जहाज़ों के लिए और भारत में रेलवे लाइन बिछाने के लिए बहुत ज्यादा लकड़ी चाहिए थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि 1 मील रेलवे लाइन के लिए लगभग 2000 स्लीपर लगते थे। सही। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि लाखों पेड़ काटे गए होंगे। स्लाइड में एक ट्रेन कटे हुए जंगल से गुजरती हुई दिखाई भी दी है। जंगल जो जीवन देते थे, अब वो सिर्फ इमारती लकड़ी का गोदाम बन गए। इस बदलाव को पूरी तरह समझने के लिए हमें आदिवासियों के जीवन को देखना होगा। चलिए अगली स्लाइड पर। स्लाइड 8, पारंपरिक जनजातीय जीवन और झूम खेती। कई आदिवासी समुदाय झूम खेती या स्थानांतरित कृषि करते थे। मतलब एक जगह खेती की, फिर उसे छोड़कर दूसरी जगह चले गए। हाँ, वो जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करके कुछ साल खेती करते और फिर जमीन को वापस हरा भरा होने के लिए छोड़ देते। ये प्रकृति के साथ जीने का एक तरीका था। इसके अलावा वो शिकार करते थे, जंगल से फल फूल इकट्ठा करते थे। उनका पूरा जीवन ही जंगल पर निर्भर था। बिल्कुल। लेकिन अंग्रेजों को यह तरीका पसंद नहीं था। उन्हें घूमते फिरते लोगों पर नियंत्रण करना और उनसे लगान वसूलना मुश्किल लगता था। तो उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ किया होगा। वन कानून, प्रकृति पर लोहे का पर्दा। अंग्रेजों ने नए वन कानून बनाए और जंगलों के बड़े बड़े हिस्सों को आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया। आरक्षित वन? हाँ, ये वो जंगल थे जहां सबसे अच्छी लकड़ी मिलती थी। हाँ। और इन जंगलों में आम लोगों का आना जाना पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है, एक ताला लगा है और एक बोर्ड है जिस पर लिखा है ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। सोचिए, जो लोग पीढ़ियों से वहां रह रहे थे वो अपने ही घर में घुसपैठिया और अपराधी बन गए। और उनकी झूम खेती पर भी रोक लगा दी गई। हाँ, ये उनके जीवन के आधार पर सीधा हमला था। और इस अन्याय के खिलाफ भी यकीनन प्रतिरोध हुआ होगा। जरूर हुआ। हमारी 10वीं स्लाइड है, जनजातीय प्रतिरोध, जंगल का विद्रोह। जब आदिवासियों से उनके जंगल छीने गए तो उन्होंने संघर्ष किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है छोटा नागपुर इलाके में हुआ बिरसा मुंडा विद्रोह। जी, सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये औपनिवेशिक वन कानूनों को सीधी चुनौती थी। अपनी जमीन, अपने जंगल, अपने अधिकारों के लिए एक लड़ाई। तो हमने जमीन और जंगल दोनों को देखा। अगर हम एक कदम पीछे हटें तो हमें शोषण की एक बहुत बड़ी एक मशीनरी दिखाई देती है। बिल्कुल। और हमारी 11वीं स्लाइड यही दिखाती है, औपनिवेशिक मशीनरी में मानव संसाधन। इस तस्वीर में आप गियर्स वाली एक मशीन देख सकते हैं। सबसे नीचे का गियर है किसान, उसके ऊपर जमींदार, फिर गोमस्ता यानी कंपनी का एजेंट, यानी ब्रिटिश ताज के लिए राजस्व का सिक्का बनाना। इस स्लाइड का संदेश बहुत साफ है। ये लोग मानव पूंजी नहीं थे, बल्कि शोषण के उपकरण थे। सही, बस उस मशीन के पुर्जे जिन्हें जब चाहे बदला जा सकता था। और इतनी क्रूर मशीन को चलाने के लिए एक खास मानसिकता की भी जरूरत पड़ती है, एक विचारधारा। बिल्कुल। और वो थी भेदभाव की मानसिकता।
हमारी 12वीं स्लाइड इसी पर है, सामाजिक वर्गीकरण और भेदभाव। अंग्रेज खुद को सभ्य या सिविलाइज्ड मानते थे और भारतीय समुदायों खासकर आदिवासियों को असभ्य या सैवेज समझते थे। और इस सोच के पीछे भी एक आर्थिक कारण था, है ना? हाँ, उन्होंने बसे हुए किसानों को झूम खेती करने वाले घुमंतू आदिवासियों से ज्यादा सभ्य माना। क्यों? क्योंकि बसे हुए किसानों को नियंत्रित करना और उनसे लगान वसूलना आसान था। एग्जैक्टली। तो ये सभ्य और असभ्य का खेल भी असल में नियंत्रण और मुनाफे का ही खेल था। और इस सोच ने उनकी पारंपरिक जीवन शैली के विनाश को एक तरह से सही ठहरा दिया। तो इस पूरी कहानी की विरासत क्या रही? अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो हमारी 13वीं स्लाइड इसी का सार है, शोषण की विरासत। दो चीजें साफ नजर आती हैं। एक, पारिस्थितिक क्षति यानी पर्यावरण का भयानक नुकसान, थोड़े से मुनाफे के लिए जंगलों का सफाया कर दिया गया। और दूसरा, सामाजिक विस्थापन। लाखों लोग अपनी जड़ों से उखड़ गए, गरीबी में धकेल दिए गए। संक्षेप में कहें तो ये कभी प्रबंधन था ही नहीं, ये शुद्ध रूप से निष्कर्षण था, एक्सट्रैक्शन। सही शब्द है। इसका एकमात्र मकसद था भारत के संसाधनों को निचोड़ना और उस दौलत को ब्रिटेन भेजना, चाहे उसकी इंसानी और पर्यावरणीय कीमत कुछ भी हो। हाँ। तो चलिए अब हम अपनी आखिरी स्लाइड पर चलते हैं, अतीत से भविष्य की ओर। ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में दबी नहीं है। औपनिवेशिक नीतियों की ये सामाजिक और पर्यावरणीय विरासत आज भी महसूस की जाती है। बिल्कुल। भूमि विवाद, जंगलों की कटाई, आदिवासी समुदायों के अधिकार, ये मुद्दे आज भी हमारे सामने हैं और इनकी जड़ें इसी इतिहास में हैं। और शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि इस अतीत को समझना ही भविष्य में एक बेहतर और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन की कुंजी है। हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा ताकि हम उन्हें दोहराएं नहीं। इसी के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं। क्या आज भी हमारे आसपास संसाधन प्रबंधन और विकास की बड़ी-बड़ी परियोजनाओं में हमें उसी औपनिवेशिक निष्कर्षण वाली मानसिकता की कुछ झलक दिखाई देती है, जहां मुनाफे को लोगों और पर्यावरण से ऊपर रखा जाता है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।